हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि मल्होत्रा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण पर, जो कि हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराता है। फ्रेंड्स, ये तो रहा व्याकरण। अब आइए व्याकरण के अगले पार्ट यानी कि लैंग्वेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। अर्थात भाषा हमारे मन के विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब आइए जानते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप ऑफ लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज टू टाइप, यानी कि भाषा दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला होता है ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनके मन के विचारों का आदान प्रदान भाषा के मौखिक रूप द्वारा होता है। अर्थात हम जो कुछ मुंह द्वारा बोलते हैं और कानों द्वारा सुनते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ये तो रहा ओरल लैंग्वेज। अब आइए भाषा के अगले पॉइंट यानी कि रिटन लैंग्वेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हम अपने डेली रूटीन में न्यूज़पेपर के माध्यम से देश दुनिया की तमाम खबरों को लिखित भाषा के रूप में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात लिखित रूप में हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे सोशल मीडिया पे चैटिंग करना, किताबें पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना। हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो रहा लैंग्वेज एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स। चूँकि हम जानते हैं कि भाषा हमारे मन के विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन है, तो फ्रेंड्स हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। भाषा को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई को वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है। जैसे क प्लस म प्लस ल बराबर कमल, ख प्लस त बराबर खत, न प्लस य प्लस न बराबर नयन। आइए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे और जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जैसे नया प्लस एक प्लस अच्छी प्लस लड़की प्लस है बराबर नया एक अच्छी लड़की है। अमन प्लस बाजार प्लस गया बराबर अमन बाजार गया। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा रिटन लैंग्वेज। अब आइए भाषा के एक अगले पार्ट पे चलते हैं जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। जब हम अपने शारीरिक अंगों से किसी के लिए कोई संकेत करते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। जैसे जब हमारा हैंड मूवमेंट इस प्रकार का होता है तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हमको बुलाया जा रहा है। जब हमारा हैंड मूवमेंट इस प्रकार का होता है तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हमारे उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। और जब हमारा हैंड मूवमेंट इस प्रकार का होता है तो बंदा समझ जाता है कि आज हमारी खैर नहीं। तो ये तो रहा भाषा। अब आइए व्याकरण के अगले पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 यानी कि 46 वर्ण होते हैं, जिनके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि स्वर यानी कि वॉवेल्स क्या होते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर यानी कि वॉवेल्स कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। अंग और अ को स्वरों में नहीं लिया जाता है, इन्हें आयोगवा कहा जाता है। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 यानी कि 35 व्यंजन होते हैं, जिन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जिसमें से क वर्ग में क से लेकर अंग तक, च वर्ग में च से लेकर इ तक, ट वर्ग में ट से लेकर अड़ तक, त वर्ग में त से लेकर न तक तथा प वर्ग में प से लेकर ह तक।
आते हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त और भी व्यंजन होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे आधा क और मूर्धन्य स को जोड़कर छ बना है, आधा त और र को जोड़कर त्र बना है, आधा ज और इ को मिलाकर ज्ञ बना है, आधा बड़ा स और र को जोड़कर श्र बना है। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। शब्दों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वाले शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे कंगन, बंदर, हंस इत्यादि। ये तो रहा अनुस्वार। अब अगला है अनुनासिक। तो आइए जानते हैं कि अनुनासिक क्या होता है। वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वाले शब्दों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे कांच, पांच, चांद, आंगन इत्यादि। चलिए अब हम जानते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, शनय, शनय इत्यादि। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं। जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी कहलाती है। जैसे नर्म शब्द की वर्तनी आधा न प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ प्लस आधा म प्लस अ बराबर नर्म। नयन शब्द की वर्तनी है आधा न प्लस अ प्लस आधा य प्लस अ प्लस आधा न प्लस अ बराबर नयन। व्यंजनों के साथ र अनेक रूपों में जुड़ता है, जैसे कर्म, क्रम, ट्रक इत्यादि। आइए अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और जानते हैं कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि क्या होती है। हम जो कुछ बोलते हैं वो ध्वनियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों में लिखा जाता है। इन चिन्हों को ही स्क्रिप्ट यानी कि लिपि कहा जाता है, जैसे उर्दू लिपि, पंजाबी लिपि, गुजराती लिपि इत्यादि। हिंदी भाषा को मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।